नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी अध्ययन विद प्रिया चैनल पे। आज हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित आचार्य और उनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं उसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम काव्य लक्षण पढ़ने वाले हैं। तो काव्य लक्षण जो होता है वो एक तरह से काव्य को परिभाषित करना ही होता है, यानी काव्य की परिभाषा प्रस्तुत करना काव्य लक्षण कहलाता है। तो देखेंगे कि संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है। सबसे पहले है शब्दार्थ के आधार पर, जिसमें शब्द और अर्थ के आधार पर। दूसरा है शब्द के आधार पर और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर। तो शब्दार्थ के आधार पे काव्य लक्षण किन्होंने दिया है? ये यहाँ पे भामह, रुद्रट, वामन, कुंतक और इसके आगे भी आचार्य हैं, जिसको हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। तो आचार्य हैं भामह। भामह का जो काव्य लक्षण है, उन्होंने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामह के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है, जिसका मतलब अगर हम शॉर्ट में समझे तो ये है कि शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहा जाता है। आगे है रुद्रट। तो रुद्रट का जो काव्य लक्षण है वो है नन्नु शब्दार्थो काव्यम। तो इन्होंने भी भामा के ही काव्य लक्षण जैसा ही काव्य लक्षण दिया है। इसका भी यही तात्पर्य है कि शब्द व अर्थ को ही काव्य माना इन्होंने भी। आगे वामन है। तो वामन का जो काव्य लक्षण है वो है काव्य शब्दो गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक लगाया था कि यहाँ पे वामन देखिए व दिख रहा है, यहाँ पे वर्तते व दिख रहा है, क्योंकि पूरा ये नहीं याद हो पाता है, भारी भरकम संस्कृत में लिखा हुआ है। एक तो बहुत सारे हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, तो सब नहीं याद हो पाता है। तो कोई शब्द से लिंक करके याद हो जाता है, जैसे वामन व से और वर्तते व से। आगे जो कुंतक के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है वो शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यस्थितो काव्यम तद्विदाहृदकारिणी। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे मैंने कुंतक को वक्र कवि से जोड़ा हुआ था और वक्र से ये इसमें भी कुंतक में भी क और वक्र कवि में भी 2 बार क आया हुआ है। तो इस तरह करके लिंक करके मैंने याद किया था पूरे ये काव्य लक्षण को। आगे हम चलेंगे। तो आगे है मम्मट। मम्मट के द्वारा जो दिया गया काव्य लक्षण है वो है तददोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि इन्होंने क्या कहा है इस उद्धरण के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से। तो काव्य को शब्द तथा अर्थ का योग माना है। सबसे पहले तो कि काव्य जो है वो शब्द और अर्थ का योग है। दूसरा जो काव्य है वो दोषहीन होना चाहिए, मतलब काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, काव्य दोषहीन होना चाहिए। काव्य को गुण युक्त इन्होंने माना है कि काव्य जो है वो गुण युक्त होना चाहिए और अलंकार जो है वो काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है, मतलब अलंकार के न होने से भी काव्य का काव्यत्व जो है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इनके जो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं उसका ये मतलब है। आगे वाग्भट है। तो वाग्भट का जो काव्य लक्षण है वो साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार भूषितम स्फुट रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वित कीर्तये। आगे आनंदवर्धन है। तो आनंदवर्धन का जो काव्य लक्षण है वो है सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थ मयत्मयेव काव्य लक्षणम। ये पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा लिखा हुआ है संस्कृत में। आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा एक बार खुद से। और मैं ट्रिक बता देती हूँ, जैसे मैंने याद किया था कि आनंदवर्धन तो सहृदय, सहृदय से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि जब हमारे आसपास सहृदय व्यक्ति लोग होते हैं तो उनसे बात करने में आनंद आता है, मतलब उनकी बातें सुननी अच्छी लगती है। तो आनंदवर्धन को आप इससे लिंक करके याद रख सकते हैं। आगे है राजशेखर।
तो राजशेखर का जो काव्य लक्षण है वो है गुण वदलंकृतच वाक्यमेव काव्यम। आगे विद्याधर है तो शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम। तो विद्या को मैंने लिंक किया था, यहाँ पुस्तावत है ना, ये पुस्तक जैसा देखने में लग रहा है, तो पुस्तक से हमें विद्या मिलती है। मैंने ऐसे लिंक करके याद किया था इस पंक्ति को। आगे क्षेमेंद्र है तो क्षेमेंद्र का काव्य लक्षण है काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। आगे शब्द के आधार पर हम देखेंगे काव्य के लक्षण। तो सबसे पहले है दंडी। दंडी का जो काव्य लक्षण है वो है शरीरम तावदिष्टार्थ व्याच्छिन्ना पदावली। इसका क्या मतलब है कि इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली काव्य का शरीर मात्र है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि शब्द और अर्थ जो है वो केवल काव्य का शरीर मात्र है, काव्य की आत्मा नहीं है। ठीक है, और काव्य की आत्मा इन्होंने किसको माना है, तो अलंकार को माना है। ऐसा बोला कि अलंकार के बिना काव्य की सृष्टि संभव ही नहीं है। ठीक है, ये मतलब है इसका। आगे जयदेव। जयदेव का जो काव्य लक्षण है वो है निर्दोषा लक्षणवती सरितिर गुणा भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर वाक काव्य नाम वाक। तो ये था जगन्नाथ। आगे देखेंगे जगन्नाथ। जगन्नाथ का जो काव्य लक्षण है वो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो जगन्नाथ का जो ये काव्य लक्षण है उसको हम समझते हुए चलेंगे कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही जो है वो काव्य है। मतलब शब्द जो रमणीय अर्थ को का प्रतिपादन करे वही काव्य है। इस पंक्ति का यही मतलब है। आगे हम देखेंगे रस और ध्वनि के आधार पर काव्य के लक्षण। तो रस और ध्वनि के आधार पर जिन्होंने काव्य के लक्षण दिए वो है विश्वनाथ और भोजराज। तो विश्वनाथ का जो काव्य लक्षण है वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका क्या अर्थ है कि रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। मतलब काव्य में जो भी वाक्य होते हैं वो रस से पूर्ण होते हैं। ठीक है, और आगे भोजराज है तो भोजराज निर्दोषम गुण वत् काव्यम लंकारे लंकृतम रसान्वितम करवी कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्दति। तो यहाँ पे हम भोजराज से राजा जैसा नाम प्रतीत हो रहा है, उसे आप लिंक करके याद कर सकते हैं कि जिनके पास कीर्ति होता है तो कीर्ति होता है और वही ये राजा बनते हैं। ठीक है, तो और राजा बन के ही कोई कीर्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे निर्दोषम से भी आप लिंक कर सकते हैं कि निर्दोष को सजा ना दें, इस तरह से जो राजा का कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह आप पंक्ति को लिंक करके याद कर सकते हैं अच्छे से, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आगे हम देखेंगे मध्यकालीन हिंदी कवियों ने जो काव्य लक्षण दिए हैं। तो सबसे पहले हैं केशव दास। केशव दास का जो काव्य लक्षण है वो है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। ये बहुत ही फेमस काव्य लक्षण है। मतलब ये पंक्ति आपको जहां तहां देखने को मिल जाता होगा। इसका मतलब है कि जिस प्रकार एक सुंदर दिखने वाली स्त्री बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होती। मतलब एक स्त्री है वो बहुत सुंदर है लेकिन जब तक वो आभूषण ना पहने तब तक वो सुशोभित नहीं होती। उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता जो होते हैं वो शोभायमान नहीं होते हैं। तो इस पंक्ति का यही मतलब है। आगे श्रीपति यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, मतलब दोष के बिना और गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। आगे चिंतामणि है तो चिंतामणि का जो काव्य लक्षण है वो है सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। तो ये सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, इसका क्या अर्थ है कि सगुण अलंकार सहित और दोष से रहित जो शब्दार्थ होते हैं वही काव्य होते हैं। आगे कुलपति मिश्र है, इनका भी दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द
शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। आगे सुरति मिश्र है, तो सुरति मिश्र का जो काव्य लक्षण है वो है वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि जो जू तिहि काव्य कहत सब कोय। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सुरति मिश्र। तो गुटखा वगैरह जो नशे के लिए लोग खाते हैं, तो सुरती का मतलब मुझे जहां तक समझ आता है उसी से लिया जाता है। तो वो क्यों खाते हैं? मनोरंजन के लिए खाते हैं। तो इसको आप यहाँ मनोरंजन जो दिया हुआ है शब्द, उससे लिंक करके याद रख सकते हैं कि ये सुरती मिश्र का जो है वो काव्य लक्षण है। आगे कवि देव है। देव इन्होंने काव्य लक्षण दिया है कि शब्द जीव तिहि अर्थ मन रस में सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। कवियों में देव वही होंगे ना जो गंभीर होंगे, मतलब कवियों में देव वही हैं जो गंभीर है, मतलब ऐसे इसको आप एक लिंक करके याद रख सकते हैं, तो याद रखने के लिए ये है। आगे चलेंगे, आगे है सोमनाथ। तो सोमनाथ का काव्य लक्षण है कि सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। तो सोम का अर्थ यहाँ मदिरा से है, तो मदिरा को आप पदार्थ से याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये भी याद रख सकते हैं कि जो सोम पान करते हैं वो बहुत क्या है, शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा वो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो आप इसको शुद्ध से या पदार्थ से याद रख सकते हैं कि सोमनाथ का ये काव्य लक्षण है। आगे भिखारी दास है, तो रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता। तो कई बार हम लोग भिखारी को देख के बोलते हैं ना कि शकल कितना अच्छा है फिर भी भीख मांग रहा है। तो ये बस आपके याद करने के लिए है, इसको अन्यथा ना लिया जाए। तो आप शकल से भिखारी दास को लिंक करके याद रख सकते हैं कि शकल जो है वो बहुत अच्छा है लेकिन करूपता वाला काम करे, यानी कि मेहनत नहीं कर रहा बल्कि भीख मांग रहा है। आगे आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। तो इसमें जो सरस्वती गोविंद पांडे जी का जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे काव्य लक्षण दिए हुए थे, पर जहां तहां से मुझे और मिला इम्पोर्टेंट, देखने में लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, छोटा छोटा ऐड कर दिया है, उसको भी देखते हुए चलेंगे एक बार। तो सबसे पहले अज्ञे जी का कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये अज्ञे जी का बहुत फेमस कोटेशन है काव्य लक्षण के बारे में। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये काव्य के बारे में बहुत फेमस कोटेशन है इनका। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका ये काव्य लक्षण है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो मतलब इसका आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बहुत ही सहज लाइन है ये। आगे धूमिल है, तो जो सुदामा पांडे धूमिल है उनका कविता के बारे में कोटेशन दिया हुआ है कि कविता के बारे में क्या बोलते हैं, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये इनका बहुत ही फेमस उद्धरण है कविता के बारे में, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। आगे देखेंगे रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया जो काव्य का लक्षण है वो, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। इनके कोटेशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है भाव योग, इस साधना को हम क्या कहते हैं, भाव योग कहते हैं। और ये जो है वो कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये सब भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब शब्द गायब करके आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल भी बन सकता है। तो इस कोटेशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम से याद कर लीजिएगा 3-4 बार पढ़ के। आगे चलेंगे, तो आगे इन्हीं का एक कोटेशन है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है।
ठीक है, ये इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ था, ये अलग से मैंने कभी लिखा होगा किताब में, तो वो है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। आगे रामचंद्र शुक्ल का ही ये कविता के बारे में उदाहरण है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। ये रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है कविता के बारे में। आगे चलेंगे। आगे नंद दुलारे वाजपेयी, इनका जो काव्य लक्षण है वो है कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ठीक है ये। तो इनका जो काव्य लक्षण है इसमें नैसर्गिक कल्पना से और अनुभूतियों से इनका एक दो और कहीं कहीं कोटेशन मिलता है, उसमें अनुभूति शब्द का प्रयोग है, तो आप अनुभूतियों से इसको याद रख सकते हैं। नंदुलारे वाजपेयी जो काव्य लक्षण दिए हैं उसमें अनुभूति शब्द का बार बार प्रयोग आपको देखने के लिए मिलता है। आगे जयशंकर प्रसाद के काव्य लक्षण में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन एक दो ऐसा और कोटेशन है नंद दुलारे वाजपेयी, इसमें अनुभूति शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा आप नैसर्गिक से भी याद रख सकते हैं कि ये नंद दुलारे वाजपेयी का काव्य लक्षण है। आगे जयशंकर प्रसाद है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय तत्व को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। तो संकल्पनात्मक से इसको आप याद रख सकते हैं, या अलग सा कोई शब्द है इसमें। और इसके अलावा आप असाधारण से भी याद रख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद क्या थे, असाधारण थे। छायावाद के 4 जो भी स्तंभ आधार स्तंभ कवि हैं उनमें सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, जयशंकर प्रसाद का। तो अब वो असाधारण थे तभी, तो आप जयशंकर प्रसाद को इसे लिंक करके याद रख सकते हैं। आगे महादेवी वर्मा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। आगे कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंद पंत का काव्य के बारे में काव्य लक्षण है। आगे डॉक्टर नगेंद्र, रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये डॉक्टर नगेंद्र का काव्य लक्षण है। इसको आप याद रख सकते हैं कि नाग जो है वो क्या है, छंद में बंधा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिंक करके कुछ छंद और नाग से लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। आगे इनका एक और जो है वो कोटेशन है, काव्य आत्मा भी व्यक्ति है। ठीक है, आत्मा भी व्यक्ति है, ये ऐसा ही आगे आपको देखने के लिए एक दो कोटेशन सेम सेम ऐसा देखने के लिए मिलता है, इसलिए कि आत्मानुभूति है या कुछ भी ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र का जो काव्य लक्षण है, काव्य आत्मा भी व्यक्ति है। आगे चलेंगे। पाश्चात्य विद्वानों ने जो काव्य के लक्षण दिए हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले है ड्राइडन। ड्राइडन का जो काव्य लक्षण है वो है पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक। इसका हिंदी में क्या मतलब है कि कविता एक स्पष्ट संगीत है या कविता सुस्पष्ट संगीत है। आगे देखेंगे। अरस्तु का मैंने कभी इसमें ऐड किया है, तो अरस्तु का भी हम देखते हुए चलेंगे काव्य लक्षण की आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना। आदर्श का प्रदर्शन ही क्या है, कविता है, और कविता का तत्व क्या है, तो कल्पना है। और मैंने शायद दूसरे नंबर वाला नहीं देखा, एक मिनट। हाँ, कॉलरिज का छूट गया है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। इसका हिंदी में क्या मतलब है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है।
मतलब सर्वोत्तम शब्द और सर्वोत्तम क्रम। यहाँ पे कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, इसका मतलब है पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर्स। ये क्या है? कोलरिज का काव्य लक्षण है। आगे हम चलेंगे। थर्ड नंबर देखेंगे, पोइट्री इज अ रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। ये एडगर एलन पोय का है काव्य लक्षण। इसका मतलब है कि कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। सौंदर्य का, रिदम का यहाँ पे यही मतलब होता है लय, तो कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। ठीक है, ये किनका है? एडगर एलन पोय का। आगे वर्ड्सवर्थ है, तो इनका जो काव्य लक्षण है वो है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन क्वालिटी। तो इसका मतलब हम अगर देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी में इसका मतलब है कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उछलन उछलन है। ये सुमित्रानंदन पंत का जो उद्धरण है काव्य लक्षण के बारे में, उससे मिलता जुलता है। इसका मतलब अगर आप निकालेंगे तो। आगे आर्नोल्ड का देखेंगे, पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। कविता क्या है? जीवन की आलोचना है। ये कोटेशन किनका है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड का है कि पोइट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। आगे 6 नंबर, ये शेली का है, पीबी शेली। इनका है पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। तो इसका क्या अर्थ है हिंदी में? ये कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। क्या? कि कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। इसका हिंदी में ये मतलब है। आगे शैली का ही है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो इसका मतलब है कि हमारे सबसे मधुर गीत वही हैं जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। आगे 8 नंबर, आठवां नंबर जो काव्य लक्षण है वो है ले हंट का। तो पोइट्री इज द अटरेंस ऑफ द पैशन फॉर ट्रूथ ब्यूटी एंड पावर, एम्बॉडिंग and illustrating its conception by imagination and fancy and modulating its language on the principle of variety in unity। ठीक है, तो इसका जो मतलब अगर हम निकालेंगे हिंदी में तो ये है कि कविता सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है। किसका किसका? सत्य, सौंदर्य और शांति के तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है, जो अपने विचारों को कल्पना और भावना के द्वारा स्पष्ट करती है। अपने विचारों को स्पष्ट करती है कल्पना और भावना के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने काव्य के लक्षण पढ़े हैं। तो इससे आगे के वीडियो में हम काव्य हेतु पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे काव्य सृजन के लिए किन किन तत्वों का होना आवश्यक है। इस वीडियो का आप अगर शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो या इसी टॉपिक का मैं शॉर्ट में वीडियो बनाकर डाल दूंगी। आप प्लेलिस्ट पे जाके रिवीजन कर लीजिएगा। वो छोटा में रहेगा, उसको आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।